हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को करेंगे, जिनमें से पहला न्यूमेरिकल मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 3.9 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3.9, 3.8 तक हम पहले ही लास्ट वीडियो तक डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट वीडियो होगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड। इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा एक और वीडियो आ सकता है। देखिए क्या है इस सवाल के अंदर, कुछ ऐसा बोल रहा है कि दर्शाए गए नेटवर्क में प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको सारी करंट निकालनी है। करंट की वैल्यू उसने लिख नहीं रखी, I1 I2 उसने नहीं दे रखा है, अपन खुद ये काम करेंगे। लेकिन हमें हर एक शाखा में क्या निकालनी है, धारा निकालनी है, करंट निकालनी है। देखिए किस तरीके से करेंगे। KVL और KCL से रिलेटेड सवाल है। और पहले तो ये देखिए कि क्या ये ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है, मतलब संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। तो हमने देखा ऊपर 10 है, नीचे 5 है, तो 10 में 5 का भाग लगाएंगे तो आएगा 2। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, 5 में 10 का भाग लगाओगे तो 1/2। और ये दोनों कभी एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये ब्रिज बैलेंस नहीं है, संतुलन की अवस्था में नहीं है। अगर संतुलन की अवस्था में नहीं है तो फिर हम काम कैसे करेंगे, तो पूरा KVL KCL लगाना पड़ेगा भैया। चलो देखो, हम मान करके चलते हैं कि पूरी धारा कितनी है, I है। इस I धारा को हमने दो भागों में यहाँ पर बांटा, I1 और I2। अगर ये ऐसे आ रही है तो आती हुई धाराओं का योग जाती हुई धाराओं के योग के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब I का मान वास्तविकता में किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है। फिर ये I1 इधर गई, देखो उसने पहले ही बोल रहा है कि नीचे की ओर धारा आनी चाहिए। इसका मतलब मैं इस वाली धारा को लिख देता हूँ I3। ठीक है, इस धारा को क्या लिख दिया, I3। तो ये I3 नीचे की ओर आई, तो इधर कितनी गई रे देवताओं, I1 में से कितना घटा दो, I3 को घटा दो। सीधी सी बात है। ठीक है, चलो ये धारा ऐसे चली गई। अब गौर कीजिएगा, I3 इधर आ रहा है, I2 इधर आ रहा है, तो इसमें कितनी जाएगी, I2 प्लस I3 जाएगी। क्या I2 प्लस I3 इधर, I1 माइनस I3 इधर, वापस से कितनी I1 प्लस I2 जाएगी। क्या जोड़ लो इन दोनों को, I3 से I3 तो कैंसिल, और I1 प्लस I2 कितना होता है, I होता है। तो गौर कीजिए, I निकली थी इससे बाहर और I ही इसमें एंटर करेगी। मतलब हमारा सर्किट डायग्राम और हमने जो धारा बता रखी है सारी सही है। ठीक है, अब काम करना चालू करते हैं। हमें ये I1 इस I2 इस I3, I1 माइनस I3, I2 प्लस I3, इनका मान ज्ञात करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। I1 I2 I3 का मान रख करके नहीं छोड़ के आना, हर एक शाखा में धारा निकालनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करना चालू करते हैं। तो हमने बोला एक लूप ये ले सकते हैं ABDA, इन्हीं से ही हम नॉर्मली काम करते हुए आए हैं, तो इन्हीं के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। तो हमने लिखा लूप, समझिएगा लूप ABDA में किससे बच्चों, KVL से। क्या होगा भाई, A से B, फिर B से D और फिर ऐसा यूं जा रहे हैं बच्चों, है ना। बैटरी इसमें है नहीं तो एक तरफ वाला भाग तो 0 है। चलो ऐसा गए, लूप की डायरेक्शन और धारा की डायरेक्शन एक है, tan I1 ले लेना, tan I1 ले लेना। ठीक है, फिर ऐसा गए यू, लूप और धारा एक ही डायरेक्शन में है, 5I3 लिख सकते हैं, प्लस का लिखूं। अब यहाँ पर देखो विपरीत डायरेक्शन हो गई, क्या धारा ऐसे और हम जा रहे हैं ऐसे, माइनस के साथ में लिखेंगे 5I2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। क्लियर, आ गया I1 I3 और I2 में आ गया। इसको मैं अगर अरेंज करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा है, tan I1 माइनस 5I2 प्लस 5I3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लोगे तो कितना बैठेगा रे, 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू क्या, 0 कर सकता हूँ ना। जो कॉमन लेते हो और दूसरी तरफ 0 है तो बहुत बढ़िया, उस कॉमन को लो और हटा दो, या फिर इस पूरे में हमने किसका डिवाइड दे दिया, 5 का डिवाइड दे दिया। एक तरीके से ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई है। इसमें अगर कोई चेंजेस करना है तो मैं ऐसा छोड़ देता हूँ, इतने टाइम में मैं चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, इतना स्पेस मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर ये वाला लूप ले सकते हैं, ये भी हमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ही देगा। तो हमने लिखा कौन सा लूप बच्चों, देखो लूप BCDB में, इस लूप में चलो भाई, B से C चलो, B से C चलो, धारा की दिशा में जाओगे तो I1 माइनस I3 मल्टीप्लाई किससे करोगे बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर
लूप ऐसे जा रहा है, धारा ऐसे जा रही है, उल्टा है भैया। तो अब ये जो 10 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, माइनस के साथ में, लेकिन माइनस के साथ में किससे, I2 प्लस I3 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ध्यान में रखना है ना, माइनस के साथ में। और लूप अब ऐसे जा रहा है, धारा ऐसे जा रही है, ये माइनस का 5I3 हो जाएगा क्या, और दूसरी तरफ क्या बच्चों, 0, क्यों, क्योंकि बैटरी है नहीं। चलो मल्टीप्लाई करो जल्दी से, ये क्या आया 5I1 माइनस 5I3, यहाँ पर माइनस का 10I2 माइनस का 10I3 और माइनस का 5I3, है ना, इक्वल्स टू क्या चल रहा है बच्चों, 0 चल रहा है। देखो देवताओं कुछ और सिनेरियो बैठ रहा है क्या, I1 एक ही जगह पर है और वो कितना है, 5I1 है। I3 देखो माइनस का 5 माइनस का 10 और माइनस का 5, टोटल कितना हो गया, माइनस का 20I3 हो गया क्या। यहां पर देखो माइनस का 10I2 इक्वल्स टू क्या बच्चों, 0। क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है, किसको, 5 को कॉमन ले रहे हैं। तो 5 को अगर मैं कॉमन लूं तो ये कुछ ऐसा बैठेगा, I1 इसको लिख देते हैं माइनस का 2I2 और माइनस का 4I3 इक्वल्स टू व्हाट, 0। कर सकते हैं क्या, बताओ। यहाँ से I1 का मान आ सकता है, I1 का मान उठा करके अगर मैं इसमें रख दूं तो ये समीकरण जो था वो I2 और I3 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर I2 का मान यहाँ से निकालूं और वो इसमें रख दूं तो ये समीकरण फिर I1 और I3 में कंप्लीट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है, कि हम नेक्स्ट समीकरण कौन सा यूज करने वाले हैं। चलिए आगे देखो, अगर मैं ऊपर वाला लूप उठाता हूं ऐसा, तो इसमें आएगा I तो I1 और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें आएगा I1 और I3, मेरे को I3 हटाना पड़ेगा। I3 को हटाऊंगा तो क्या खास बात होगी वो समझिए। अगर हमने I3 को हटा दिया तो ये पूरा समीकरण I1 और I2 में बन जाएगा। एक समीकरण I1 और I2 का हम यहां से बना सकते हैं, 2 समीकरण I1 और I2 के बन सकते हैं बच्चों। इसलिए हमने क्या किया बच्चों, वो समझिए। हम बोल रहे हैं कि I3 बराबर यहां से निकाल लेते हैं। I3 बराबर क्या हो जाएगा, I2 को दूसरी तरफ लेकर के जाओ, I2 प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा, 2I1 होगा, माइनस का क्या, 2I1। ये I3 उठा करके इसमें रख देना, ठीक है। तो इसे कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करेंगे किस में, इसमें, ठीक है, इक्वेशन 2 में। I3 का मान रखने पर, I3 का क्या रखने पर बच्चों, मान रखने पर, देखो I3 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I1 माइनस 2I2 माइनस 4, और I3 का मान है I2 माइनस 2I1, यही है क्या, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है, 0। चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा I1 माइनस 2I2, ऐसा ही है, और माइनस का 4I2 माइनस का 4I2 माइनस का 4I2, और यहां से देखो तो 8 हो जाएगा क्या, प्लस का 8I1 इक्वल्स टू व्हाट, 0। गौर कीजिए ये क्या हो रहा है, I1 माइनस, सॉरी I1 तो 9 हो जाएगा, 9I1 हो जाएगा, 9I1 माइनस 6I2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 9I1 इज इक्वल्स टू 6I2, इसका मतलब 3 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 3I1 इज इक्वल्स टू 2I2। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई रे, 3I1 आ गई, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल हो गया है सवाल। देखो ये हो गया समीकरण नंबर 3 आ चुका। अब एक और समीकरण हमें बनाना पड़ेगा, ये ऊपर वाले से ले लेते हैं इसे, ठीक। तो हमने बोला लूप, समझिएगा, लूप ए, फिर गए बी, और फिर गए सी, और सी से डायरेक्ट लौट करके आ रहे हैं किस पर, ए पर, और किससे, केवीएल से ही काम करना है ना। केवीएल से काम करेंगे तो अगर इस लूप में ऐसा जा रहे हो बच्चों, देखो बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर निकले, प्लस के से बाहर निकले तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का 10, ठीक है। बैटरी का काम तो हो गया। चलो अब धारा का देखो, ये I धारा जा रही है ना, क्या हो जाएगी, तो हमने लिखा 10I, डन। I का मान रख लेंगे I1 प्लस I2।
फिर यहाँ से देखो यू जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, tan I1 और हो सकता है प्लस का tan I1। फिर देखो ऐसा जा रहा है यू, धारा की दिशा में जा रहे हैं लूप में, है ना। तो हमने बोला I1 माइनस I3 5 से प्लस के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो हमने बोला 5I1 माइनस I3। ठीक है, अब क्या काम करना है, हमें दो काम करना है। एक तो I की वैल्यू पुट करनी है, जो हम कर देंगे I1 प्लस I2। एक I3 की वैल्यू पुट करनी है, वो भी की जा सकती है। चलिए, इससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, 5 को कॉमन ले लेता हूँ। 5 को अगर कॉमन लिया, ये दोनों तरफ 5 का डिवाइड लगाया, 5 का डिवाइड लगाया, तो 5 का डिवाइड लगाते ये तो 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2i, है ना। ये कितना हो जाएगा 2i1, और ये 5 तो कट ही गया, ये हो जाएगा प्लस का I1 माइनस का I3। डन हुआ क्या। चलो I और I3 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, I तथा I3 का मान रखने पर लो भाई क्या आएगा भाई, 2 बराबर 2 I1 प्लस I2 प्लस 3I1 माइनस ऐसा का ऐसा I3। देखो क्या लिखेंगे, I3 है I2 माइनस 2I1। डन हुआ क्या। चलो देखो अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। ये 2I1 हुआ, 2I1, ये 2I2, ये 3I1 माइनस का I2 प्लस का 2I1। ठीक है, चलो I1 देखो, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 5 और 2 7, 7I1 आ गया क्या, 7I1। ठीक है, I2 देखो सिर्फ एक ही आ रहा है ना, प्लस का I2 इज इक्वल्स टू वॉट, 2 आ रहा है क्या, दूसरी तरफ 2 ही चल रहे हैं। चलिए I2 की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं यहां से। ये क्या बात हुई, ऐसा लिखेंगे, है ना, ये ऐसा ही तो होगा बच्चों। ऐसा ही होगा, 3/2I1। तो I2 की वैल्यू अपन रख रहे हैं 3/2I1, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 7I1 प्लस 3/2I1, है ना। सॉल्व करो, 7 दूनी 14, 14 और 3, 14 और 3 17, तो 17I1 बटा 2, तो 2 बराबर आएगा ये 17I1 बटा 2। तो I1 बच्चों कितना आएगा, ये हो जाएगा 4/17 एम्पियर, सॉरी। ठीक है, ये I1 का मान। अब ये I1 का मान किस में रखो, इसमें रखो। चलो इधर कर देता हूं मैं, तो I2 बराबर कितना आएगा, 3/2I1 था, तो 3/2 गुणा 4/17, 4/17, तो ये आएगा 6/17 एम्पियर। ये किसका मान है, I2 का, 6/17 एम्पियर I2 का मान है। फिर I2 आ गया, I1 आ गया, तो क्या निकलेगा, I3 निकलेगा। I3 देखो, I3 क्या हो जाएगा, I3 बराबर I2, I2 कितना है 6/17 माइनस 2I1, 2I1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8/17 आ जाएगा क्या, आंसर आएगा माइनस का 2/17 एम्पियर। इसका मतलब इस I3 की धारा ऐसे जानी चाहिए थी, विपरीत होनी चाहिए थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। I1 I2 I3 आ गया, तो हमें I1 निकालना था, तो हमने लिखा ए बी शाखा में धारा कितनी, I1 कितनी थी रे देवता हूं, 4/17 थी, 4/17 एम्पियर। फिर लिखा ए डी में धारा कितनी थी, I2 कितनी है, I2 है 6/17, वो लिख दी। फिर लिखा BC में धारा, BC में कितनी है, I1 माइनस I3 है। I1 देखोगे आप, ठीक है, I1 कितनी है बच्चों, I1 4/17, तो इसको मैं लिखूंगा ये 4/17, और I3 कितनी है, माइनस का 2/17 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2/17 इधर देखूंगा तो ये आएगी 6/17 एम्पियर। ठीक है, चलो ये
इसमें BD में धारा कितनी लिखेंगे, BD में लिखेंगे -7/17 एम्पियर। चलो अब देखो यहाँ पे इसमें धारा कितनी जाएगी, इसमें I2 का मान है 6/17 का निकालता, हाँ 6/17। और I3 में धारा कितनी है, I3 में धारा अपनी है -2/17, तो ये हो जाएगी 4/17, ऐसे ही आएगी। चलो कुल धारा देखो, तो यहां से 6/17 आ रही है और यहां से 4/17, तो ये हो जाएगी 10/17 एम्पियर। ये धारा टोटल है जो किससे जाएगी, इससे जाएगी, CA से जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको टोटल धारा भी निकालनी पड़ेगी। ये है सवाल बच्चों, इस तरीके से काम बैठेगा, है ना। चलो तो उम्मीद करता हूँ ये रामायण क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और अगर गौर करें तो यही होना चाहिए, जितनी धारा इधर है। देखो I2 का मान है 6/17, तो उधर भी 6/17, बिल्कुल सही बात है, सिमेट्री चल रही है ना, विपरीत। तो इधर 6/17 है तो इधर भी 6/17 है, इधर 4/17 है तो इधर भी 4/17 है, सिमेट्री चल रही है, मतलब बिल्कुल सही किया है अपन ने। जल्दी से इस चीज को उतार। अब बच्चों वापस से इसी सवाल को देखो, लास्ट वाला पैटर्न कराने का मतलब सिर्फ इतना था कि आपको पता चल सके कि जितनी धारा इसमें जा रही है उतनी धारा इसमें जा रही है, और जितनी धारा इसमें जा रही है उतनी धारा इसमें जा रही है। तो ये क्रॉस सिमेट्री का कॉन्सेप्ट हो गया, क्रॉस सिमेट्री का। इसमें आप देखिए यहाँ 10 है तो यहाँ 10 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, बैटरी दोनों एक ही चल रही है, एक ही बैटरी चल रही है। तो इस केस में ध्यान में रखो, सवाल को अगर जल्दी से करना है तो हम ये चीज ध्यान में रखेंगे कि जितनी धारा इसमें जाएगी उतनी ही इसमें जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर I1 है तो भैया यहां पर भी I1 ही है। ठीक, इसे कैपिटल I लिख लो क्योंकि मैं उधर कैपिटल Y में काम कर रहा हूं। ठीक है, कैपिटल I मान लेते हैं। और अगर इसमें I2 जा रही है, इसमें I2 जा रही है तो इधर भी कितनी जा रही है बच्चों, I2 ही जा रही है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सिमेट्री से हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। अब ये भी हमें देखना पड़ा कि अगर I1 ऐसा गया है और इसका I2 इधर चला गया तो इसका कुछ भाग इसमें भी तो गया होगा। कितना भैया, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 किस में चला गया, ऐसा। इसको आप I3 मान के चल रहे थे ना। यहां पे वही लगा लो, KCL लगाओ। KCL लगाओगे तो क्या बोलोगे, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। इसका मतलब I1 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, I3 प्लस I2, I3 प्लस I2, यही तो बोल रहे हो आप, और कुछ बोल रहे हो क्या। तो इसका मतलब I3 बराबर कितना आया रे, I1 माइनस I2 आया नहीं आया, I1 माइनस I2 आया नहीं आया। हो गया क्लियर। देखो अब सवाल कितना सिंपल हो गया, मेरे पास में ज्यादा वेरिएबल रहे नहीं, सिर्फ I1 और I2 ही हैं और कुछ है ही नहीं। सवाल सॉल्व होगा नहीं होगा, होगा ना। चलिए, तो हमें बस वही काम करना है जिससे बहुत जल्दी चीजें सॉल्व हो जाएं। अब जो सवाल हमने बहुत बड़ा और हौच-पौच हो गया था, हौच-पौच का मतलब कैलकुलेशन ज्यादा हो गई थी, कंपैरेटिवली वो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले लूप लेंगे ABDA, मैं जल्दी से लिख देता हूं, ABDA लूप में वही KVL लगाओगे। चलो ऐसा, प्लस का 10I1 लिखूं क्या, 10I1, ठीक है। और फिर ऐसा चले, 5 किससे गुणा हुआ, I1 माइनस I2 से, 5 किससे गुणा हुआ, I1 माइनस I2 से। फिर ऐसा जा रहे हैं, ये लो भैया उल्टा हो गया, माइनस का 5I2। पता चला ना माइनस क्यों आया यहाँ, ये तो पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं। 0, जल्दी से देखो ये कितना हुआ, ये हुआ 10I1 प्लस का 5I1, फिर माइनस का 5I2 और माइनस का 5I2 यहां से, बराबर कितना, 0। गौर करो ये तो 15 हो गया, 15I1 माइनस 10I2 बराबर कितना रे, 0। इसका मतलब 15I1 का मान बराबर हो गया 10I2 के। इसका मतलब I2 का मान बराबर हो गया 15/10I1। भाग लगा दो, कितना लिख दूं, 3/2I1 लिख दूं क्या, बताओ। एक झटके में सोल्व, जो यहां पर सोल्व कर रहे थे अपन, वो एक झटके में हो गया सोल्व। ठीक है,
चलो ये डन हुआ। अब क्या करूं, एक लूप बना देता हूं, ये सिर्फ एक लूप और काम सॉल्व। ठीक है, अब देखो क्या काम करेंगे। तो अपन ने बोला चलो इस तरफ काम कर रहा हूं, लूप है ए बी सी ए। कौन सा लूप है, ए बी सी ए में। ये लो रे, बैटरी से देखो प्लस से बाहर निकल रहे ना, प्लस का 10 देखूंगा। अरे ये तो क्लियर है ना, ऐसा निकले प्लस का 10 लिखा। फिर देखो आगे देखो क्या होगा। अब देखो प्रतिरोध वाले में काम चलता है, ऐसे चल रहे हैं, लूप भी ऐसा जा रहा है, धारा भी ऐसा, तो सारे काम प्लस के चलेंगे। ये 10 आई होगा बच्चों, ये कितना होगा 10 आई। और आई आपको पता है, आई क्या है, i1 प्लस i2 है रे देवताओं। ठीक है ना, ये दो भागों में तो टूटा था, तो ये 10 आई हो गया। फिर प्लस 10 i1, फिर आगे चले 5 i2 प्लस का 5 i2 हो गया। क्या काम खत्म। आई की जगह मान रखो रे जल्दी से, 10 बराबर 10 i1 प्लस i2, मान रख दिया मैंने आई का, ब्रैकेट ध्यान में रखना, प्लस 10 i1 प्लस 5 i2। देखो ये कितना हुआ, 10 i1 प्लस 10 i2 प्लस 10 i1 प्लस 5 i2 बराबर कितना है, 10 है। 10 i1 कितना रे, 20 i1। ठीक है, 15 i2 बराबर कितना, 10। 5 का डिवाइड जा सकता है सभी में, 5 का डिवाइड लगाया, 5 का डिवाइड लगाया तो ये तो 2, ये 4 i1 और ये कितना बैठ गया, 5 3 15 i2 का मान रखो, i2 का मान कितना, 3/2 i1। ठीक है, तो 2 बराबर 4 i1 प्लस 3 i2 का मान कितना, 3/2 i1। ऐसा ही होगा, एलसीएम लो, इधर 8 i1 हो जाएगा और ये कितना, 3 तिया 9 i1 हो जाएगा, बटे कितना बच्चों, 2 बराबर कितना है, 2। गौर करो कितना हुआ, 8 8 16 1 17। देखो आ गया क्या, 17 i1/2 बराबर 2 है, तो इसका मतलब i1 बराबर कितना रे, 4/17 एम्पियर। इतना ही निकाल रहे थे क्या। चलो i1 आ गया, i2 निकलेगा नहीं निकलेगा, i2 बराबर 3/2 गुणा i1 का मान कितना, 4/17 एम्पियर। इससे अपन ने काटा कितना आया रे, 6/17 एम्पियर। डन हुआ। फिर इस वाली शाखा में भी तो निकालना था, i1 माइनस i2 बराबर 4/17 माइनस 6/17 बराबर माइनस का 2/17 एम्पियर आ गया। ये निकालना था बच्चों हमें। i1 हमने लिखा AB तथा DC शाखा में, इन दोनों में बराबर है ना, AB तथा DC शाखा में धारा बराबर i1 और बराबर 4/17। ठीक है, फिर हमने बोला AD BC शाखा में धारा, AD तथा BC शाखा में धारा कितनी, 6/17। फिर हमने बोला BD शाखा में धारा, BD शाखा में धारा कितनी है, i1 माइनस i2 कितनी, माइनस का 2/17। एक और रह गई है CA शाखा में धारा, CA शाखा में धारा I बराबर i1 प्लस i2, दोनों को जोड़ा और लिखा 10/17। अरे दोनों को जोड़ दो रे, 4/17 और 10/17 को जोड़ो, सॉरी 4/17 और 6/17 को जोड़ो, 10/17। क्लियर हुआ ये, कितना सिंपल हो गया है ना। हमें सिर्फ एक लॉजिक देखना था और वो लॉजिक हमें पता चल गया, तो क्रॉस सिमेट्री समझ में आ गई है। एक अच्छा सवाल हो गया बच्चों, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा अभी ये, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है 3.10, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो। किसी मीटर सेतु में, और चित्र 3.27 जो कि आपकी बुक में बना हुआ है उसकी वो बात कर रहा है, वो डायग्राम में बना दूंगा। ठीक है, में जब प्रतिरोधक S बराबर 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु A सिरे से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। ले भगवान गजब। तो एक बार के लिए मैं वो डायग्राम बना देता हूं जिसको रेफरेंस मान करके ये इतनी रामायण की गई है ना। और मीटर सेतु जल्दी से बना देता हूं। अब तो आपको पता है कि मीटर सेतु कैसा दिखाई देता है।
पता है नहीं पता है? तो ये बात ध्यान में रखो, ये मीटर सेतु का तार होगा, मीटर सेतु के तार में इधर एल आकार की पत्तियां को जोड़ दिया अपन ने, और इधर एक और वो आएगा। फिर इस तरफ जो प्रतिरोध लगेगा वो R होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, और इस तरफ जो प्रतिरोध लगेगा वो S आएगा, और ये R है। ठीक है, ए बिंदु हमेशा यहां पर माना गया है, ये बात ध्यान रखना। इधर एक बैटरी लगी हुई है, कुंजी वंजी लगा लो। ठीक है, धारावार अपन ऐसा शो कुछ कर रहे नहीं है, एक गैल्वेनोमीटर लगेगा और फिर जॉकी से काम चलेगा, इस तरीके का काम है ना। तो अब इसके अंदर वो क्या बोल रहा है, किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक S का मान, अब इसका मान दिया हुआ है कितना रे, 12.5 ओम। जब प्रतिरोधक S का मान 12.5 हो तो संतुलन बिंदु सिरे A से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, केस 1 बता रहा हूं मैं, 3.10 केस 1, केस फर्स्ट। समझिए, हमने बोला S बराबर होता है 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, यही होता है ना। या फिर ऐसे नहीं याद रहे बच्चों तो फिर मैं आपको एक ही तरीका बोलता हूं, क्या, इसको बस ध्यान में रखना, ये L है और ये 100 माइनस L है, और L दी हुई है इस केस में। L कितना है, 39.5 ओम, जब S का मान कितना है, 12.5 ओम। ठीक, तो R बटा S करो तो L बटा सू माइनस L करो, ऐसा याद रख लो। अगर ऐसे याद नहीं रहे ना तो ऐसे याद करो, R बटा S बराबर क्या होगा, L बटा सू माइनस L। ऐसे ही तो चल रहे हैं, व्हीटस्टोन से तो ऐसे चल सकते हैं अपन, तो ये इस तरीके का भी तरीका आपको सुविधा देगा बच्चों, ये बहुत सही पड़ेगा, है ना। ऐसा काम कर लो आप, तो फिर R निकल जाएगा मेरे हिसाब से, यहाँ से निकल जाना चाहिए, है ना। R ही पूछेगा क्योंकि और तो कोई अननोन क्वांटिटी है ही नहीं। R प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, बिल्कुल वही पूछ रहा है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L इंटू S। L का मान कितना रे, 39.5, और 39.5 को इसमें से हटाओ, 40 को हटाया, 40 को हटाया तो 60, तो ये 60.5। ठीक है, और किससे, S से गुणा करना है। S कितना है बच्चों, 12.5 है, जो भी आएगा मात्रक क्या लगा दोगे, ओम लगा देना। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब क्या बोल रहा है वो, व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियों का उपयोग क्यों उपयोग में लिया जाता है, या क्यों प्रयोग में लाते हैं। मतलब ये कॉपर की बनी हुई होती है, ये कॉपर की क्यों बनी हुई होती है, वो बोल रहा है क्योंकि कॉपर का प्रतिरोध जो है वो बहुत कम होता है ना। मोटी कॉपर की शीट का प्रतिरोध बहुत कम होगा, जिसे मूल प्रतिरोध की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। मतलब ये प्रतिरोध ज्यादा है, ये प्रतिरोध बहुत कम है। ठीक है, इसलिए तो क्या बोलेंगे, क्योंकि मोटी कॉपर की पत्तियों का प्रतिरोध बहुत कम होता है, यह मूल प्रतिरोध की तुलना में अत्यल्प होने के कारण अधिक प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, प्रभाव तो डालेगा लेकिन अधिक प्रभाव नहीं डालेगा। चलो आगे देखो, R तथा S को अंतर बदल करने पर उपरोक्त सेतु के संतुलन बिंदु ज्ञात करो। मतलब अब ये देखो, ये बहुत सिंपल है, इस तरीके का सवाल निहायती सिंपल है बच्चों। एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, S के लिए संतुलित लंबाई है इतनी और R के लिए संतुलित लंबाई है इतनी, ये बात याद रखना, ऐसा अपने दिमाग में रखो। अब वो क्या बोल रहा है नेक्स्ट केस के अंदर कि इसको तो बना दो S और इसको बना दो कितना R, तो फिर संतुलन लंबाई क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी जो आपकी शुरुआत में 100 माइनस L आई थी ना, ये वाली दूरी, जितनी ये दूरी आई थी ना, अब ये दूरी इधर शिफ्ट कर दो इधर, तो ये कितनी थी 60.5 सेंटीमीटर थी, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 39.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर पहले केस में क्या था, R इधर था तो L इधर था, S इधर था तो 100 माइनस L इधर था। ठीक है, अब जैसे ही बस उनके सामने की लंबाइयां हमेशा समान रहती हैं बच्चों, ये बात ध्यान में रखना, सामने की लंबाइयां हमेशा समान रहेंगी। अगर ऐसा केस है तो फिर क्या हो जाएगा, तुमने बोला S को उठा करके इधर पटक रहे हो तो उसकी लंबाई भी इधर ही आएगी, ध्यान में रख लेना। और ये निकाला भी जा सकता है, देखना 60.5 ही आएगा, 60.5 ही आएगा। कैसे, चलो मैं इसको देखो कैसे करता हूं। तो हमने बोला जब S को इधर रख लिया तो इस L का मान कितना आएगा, देखना
एस को इधर रख लिया तो एल का मान कितना आएगा, यही तो क्वेश्चन मार्क है ना। तो हमने बोला एस सेकंड केस में, ये केस सेकंड है बच्चों, केस सेकंड है, एस बटा आर करो। इस बार ऐसे चलेंगे एस बटा आर, तो एल बटा सो माइनस एल करो। ये दूसरे वाले केस के लिए है ना, जहां हमें एल निकालना है। यही हुआ, क्लियर। चलो एस का मान कितना बच्चों, एस का मान है 60 पॉइंट, सॉरी ये तो लंबा ही ले लेना मैंने। हाँ, एस का मान जो आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे दिया हुआ है 12.5, ठीक। और आर का मान जो कैलकुलेशन में आएगा, कैलकुलेशन में कितना आएगा वो निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका उपयोग होगा यहां पर। ये है, अरे ये है 39.5 डिवाइड 60.5 मल्टीप्लाइड विद 12.5। ये बच्चों आ रहा है 8.16, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये वैल्यू जो है वो अपन को यूज करनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखेंगे। 39.5, ओके। चलो अब देखो इस केस के अंदर क्या होगा। इस केस में अपन ने ये लिखा 8.16 इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल। ऐसा ही करूं, चलो अब अपन क्या करते हैं बच्चों, अपन ये कर रहे हैं 12.5 में डिवाइड लगाया किसका, 8.16 का, ये 1.53 आ रहा है, 1.53 मान लेता हूँ, इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 153 माइनस 1.53 एल इज इक्वल्स टू एल। ये इस तरफ लेकर के जाओ, 153 इज इक्वल्स टू इस तरफ लेकर के जाओगे तो ये 2.53 हो जाएगा एल। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी रे, 153 डिवाइडेड बाय 2.53। देखो देखें, डिवाइड बाय 2.53 कितना आ रहा है, ये लो उतना ही आया, 0.605 मीटर्स। ये किस में निकलेगा, मीटर में, जिसे हम क्या लिखेंगे 60.5 सेंटीमीटर। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। दिमाग में रखना बहुत सिंपल है, अगर आप आर को इधर और एस को इधर उठा कर रखते हो तो उनका उनकी लंबाइयां भी उठा करके वैसे ही रख दो। तो एस को उठाने पर ए से दूरी वो जो इधर लिखी थी ना वो भी इधर लिखोगे आप, ठीक है, कितनी 60.5 सेंटीमीटर। ये ध्यान में रखिएगा, ये अच्छा सवाल हो जाएगा। कर दिया जाए तो क्या थर्मोमीटर कोई धारा, एक मिनट, चलो ये हो गया। यदि सेतु की संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर बदल कर दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा बहेगी, नहीं बहेगी, सभी को पता है कि नहीं बहती है। अगर हम सेल की जगह तो गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की जगह सेल लगाते हैं तो संतुलन लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो चेंज, सी का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे हिसाब से। क्वेश्चन बहुत लंबा था लेकिन आंसर बहुत जल्दी जल्दी निकला है इसका, ठीक। चलो काम करना चालू करते हैं, आगे देखिए 3.11 और 3.11 11वां सवाल। देखो पढ़ो क्या है, 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है को श्रेणी में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट की डीसी स्रोत से चार्ज किया जा रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस बार तो बच्चों चार्जिंग वाला केस दे दिया है। क्या होगा वो देखो, थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ते हैं। 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है बच्चों, 0.5 ओम है। तो मैं अगर बैटरी को अच्छे से शो करूं तो ये कुछ ऐसा बोलते हैं, ये 8 वोल्ट की है और इसका 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक। को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट की डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जा रहा है। ये लो, अब दो चीजें हैं, इस बैटरी को चार्ज कर रहे हो आप, इस बैटरी को जब आप चार्ज कर रहे हो तो आपने क्या लगाई, एक और बैटरी लगाई, और जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो धारा कैसी बहती है तेरी, इसको चार्ज करेंगे तो ऐसी धारा जाएगी, ये उल्टी है ना, और इससे धारा लेंगे तो ऐसे, लेकिन इसको चार्ज करेंगे तो ऐसे। तो मतलब जो एक्चुअल बैटरी लगी हुई है 120 वोल्ट वाली वो ऐसी लगी हुई है, इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है। और एक बाह्य प्रतिरोध और है इस केस में,
बाह्य प्रतिरोध कितना 15.5 ओम का। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? इस बैटरी की टर्मिनल वोल्टता यही है क्या V, और वो भी कौन से केस में? चार्ज होते समय। चार्ज होते समय टर्मिनल वोल्टता होती है V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर। E मेरे को पता है, R मेरे को पता है, दिक्कत कहाँ है? I में। I कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो और क्या बोल रहा है? चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य है? अरे उद्देश्य तो ये नहीं तो फिर चार्ज कैसे करोगे? ठीक है, चलो देखो कैसे काम करेंगे भाई देवताओं। तो हमने बोला कि धारा ऐसे जा रही है यू, ठीक है, ये धारा की दिशा है आई। चलो अगर ऐसे धारा बहाएंगे तो हमने बोला ये 120 प्लस का है ना, 120 प्लस का, और 8 वोल्ट कैसा माइनस का हुआ क्या? अगर मैं क्या लगा दूं? KVL लगा दूं। तो हमने बोला 120 प्लस का और माइनस का 8 बराबर, देखो अब दूसरी तरफ चलो U, तो इसमें भी IR और इसमें भी IR, टोटल प्रतिरोध ही देख लो जुड़ जाएगा। 0.5 और 15.5 कितना? 20 हो गया क्या? 20 इंटू आई कर देता हूँ, काम ही खत्म, है ना। चलो ये कितना हुआ? 112 हुआ क्या? 112 बराबर 20I, तो I बराबर कितना हुआ? 112 में भाग लगा किसका? 20 का। 2 से काटो इस चीज को तो 2 पंजो 10 हो गया, एक इधर 6, 56, ये 5.6 एम्पियर आई धारा। ठीक है, चलो अब देखो चार्ज करते समय कितना होगा टर्मिनल वोल्टता। तो हमने लिखा E है 8 प्लस I का मान है 5.6 और R का मान 1/2 कर देता हूँ। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। इसको अगर ऐसा काटें तो ये कितना आएगा भाई? 25 का 50, 26 का 52, ये 28, 2.8 है ना। चलो तो ये कितना हो जाएगा? 10.8 वोल्ट, इतना। और वैसे भी ज़्यादा होती है चार्ज करते टाइम, सभी को पता होना चाहिए। इस तरीके से काम किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? धारा निकालोगे। धारा निकालने का तरीका पता चल गया ना, ये कुछ इस तरीके से किया जाएगा बच्चों। फिर धारा निकलने के बाद में हम क्या निकालेंगे? V निकालेंगे। ठीक, चलो आगे देखो, आगे ओहो पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है ये, तो बढ़िया होना चाहिए सवाल। चलो देखो, किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल की संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो यही संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। देखो 2 सेल है, पोटेंशियोमीटर का सवाल। पहला सेल 1.25 वोल्ट का और उसके लिए संतुलन लंबाई कितनी बच्चों? 35। अगर मैं ऐसा बोलूं कि पहले केस में E1 का मान है 1.25 वोल्ट और उसके लिए संतुलन लंबाई है L जो कि है 35 सेंटीमीटर। डन। फिर आगे देखो, दूसरे केस में अन्य सेल पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, और उसके लिए संतुलित लंबाई है 63 सेंटीमीटर। यही है, बोल रहे दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। क्या होगा रे देवताओं? E2 डिवाइडेड बाई E1 इज इक्वल्स टू L2 डिवाइडेड बाई L1। अगर इस कॉन्सेप्ट से चलता हूं तो E2 बराबर क्या आ जाएगा? L2 डिवाइडेड बाई L1 इंटू E1। बताओ सॉल्व होगा नहीं होगा? L2 का मान 63, इसका 35 और इसका क्या 1.25। इसके पॉइंट को हटाओ और 10 की घात -2 लिख दो। ठीक है, 7 से काटो, सॉरी 5 से काटो, ये तो 25 बार और ये 7 बार और 7 नाम 63, 25 नाम है 225, तो ये 2.25 वोल्ट है भाई। करके देख लेना, है ना। ये मैंने सॉल्व कर दिया पूरा। डन। चलिए तो ये कितना आएगा? 2.25 वोल्ट हो गया। डन। चलो 3.13 और आज का अंतिम सवाल है। ये डन है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.13। देखो क्या बोल रहा है। किसी तांबे के चालक में
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदाहरण 3.1 में ओके, उदाहरण 3.1 का उपयोग कर रहा है। 8.5 गुणा 10 की घात 28 मीटर क्यूब आकलित की गई है। ओके, इतनी है प्रति मीटर क्यूब है। तो हमने बोला संख्या घनत्व एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.85 गुणा 10 की घात 28 है, ठीक है, प्रति मीटर क्यूब। ये बात ध्यान में रखना। ओके, फिर क्या बोल रहा है, 3 मीटर लंबे तार की लंबाई L कितनी है बच्चों, 3 मीटर। तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने वाले इलेक्ट्रॉन कितना समय लेते हैं। L लंबाई को तय करने में लिया गया समय कितना होगा रे, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये होगा Vd, है ना। तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A बराबर कितना दिया हुआ है, 2 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर, ठीक बात है। और इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I का मान 3 एम्पियर, निहायत सिंपल सवाल है, निहायत सिंपल सवाल है बच्चों। क्या होता है देखो, I बराबर होता है NEAVD, कैलकुलेशन हो सकती है बस। तो Vd का मान कितना आएगा रे, I डिवाइडेड बाय NEA, यही आएगा। ये Vd का मान बताओ, T वाले फॉर्मूले में रख दूं क्या? तो T बराबर क्या हो जाएगा देवताओं, L डिवाइडेड बाय Vd का फॉर्मूला I, और ये कहाँ चला गया ऊपर, क्या, इंटू NEA। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या? होनी तो नहीं चाहिए, है ना। चलो, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं ना। L का मान देखो, L का मान कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। I का मान कितना दिया हुआ है, 3 एम्पियर। ये लो, ये तो यही सॉल्व हो गया। NEA, N का मान कितना, 8.85 गुणा 10 की घात 28। फिर E 1.6 गुणा 10 की घात -19। A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुणा 10 की घात -6, यही है। ओके, तो ये तो सॉल्व हो गया, ये 3.2 हो जाएगा। इसको इससे सॉल्व करेंगे, 10 की घात 22, 10 की घात 22 और -19 10 की घात 3, है ना। तो ये कुछ ऐसा होगा, 8.85 गुणा 3.2 गुणा 10 की घात 3, कुल मिलाकर के 885 को 32 से गुणा कर दीजिएगा और सेकंड लगा दीजिएगा। खूब टाइम लगने वाला है, खूब टाइम। सोचिए ये सवाल क्यों दिया गया है, इसका रीज़न बताता हूं मैं आपको। इसका रीज़न ये है कि उस इलेक्ट्रॉन को 3 मीटर ही तय करने में इतना समय लग रहा था, इतने सारे सेकंड लग रहे थे। लेकिन होता क्या है, हम बटन चालू करते हैं, ये धारा, बल्ब ग्लो हो जाता है, पंखा चल जाता है। मतलब अरे स्विच से कहाँ तक, पंखे तक या बल्ब तक जो तार जा रहा होगा वो 2, 4, 3, 5, 10 मीटर का तो होगा, और उतना इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। अगर इतना टाइम लगेगा तो हम आज बटन चालू करें और पता चले 1 घंटे बाद में क्या जला, पंखा चला या फिर बल्ब जला। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता, है ना। हम स्विच को ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है, या बल्ब जल जाता है या फिर पंखा चलने लग जाता है। ये क्या हुआ बच्चों? हाँ, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसा लिया गया है कि जब हम धारा का प्रवाह समझते हैं ना, तो इसे जल के प्रवाह की तरीके से ही समझना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर यहाँ पर टैंक है ना, इस टैंक में क्या है, पानी है, और इस टैंक से एक पाइपलाइन आ रहा है, और इस पाइपलाइन से एक नल बना हुआ है, ऐसा कुछ मान लो, ऐसा ये नल का टैप है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही आप इस टैप को ऑन करोगे पानी बाहर, यही होगा। जबकि यहां से तो पानी को यहां तक आने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, ये वाला पानी यहां तक आने में, है ना। और लेकिन हमको तो इसको टैप को ऑन करते रहे पानी आ रहा है। इसका रीज़न क्या है कि भैया जिस पाइपलाइन का आप यूज़ कर रहे हो ना, उस पाइपलाइन में पहले से ही बहुत सारा पानी है। तो जैसे ही आपने ऑन किया तो ये वाला पानी जो इधर ही था वो क्रॉस हो गया, नल से वो क्रॉस हो गया, वो बाहर निकल गया, और तो आता जा रहा है, ये क्रॉस जल्दी से हो गया। ऐसा ही वायर में होता है बच्चों। ये इधर बल्ब है ना,
इधर अगर बल्ब है और इधर कोई बैटरी सोर्स है तो क्या होगा, सीन कुछ ऐसा बैठता है कि इस बल्ब के फिलामेंट के पास में भी वायर के बहुत सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, और ये जो बिल्कुल पास वाला था वो क्रॉस कर जाते हैं जल्दी से, उसी समय क्रॉस कर जाते हैं, उसी समय क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो बल्ब क्या कर जाता है, उसी समय जल जाता है। लेकिन इस बैटरी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जलता और यहां तक पहुंचता तो उसे बहुत टाइम लगने वाला था। बैटरी से चलता तो बहुत टाइम लगता, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास में ही इतने ज्यादा है कि वो उसी समय क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि फोर्स तो लग ही रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर क्रिएट हो ही रहा है। ठीक है, ये बात समझिएगा। तो हम कहते हैं कि ये जो अपवाह चाल है ना, देखो वीडी आप जो निकालोगे वो माइक्रोज में होती है, माइक्रो मीटर पर सेकंड में, 10 की घात -6 मीटर पर सेकंड या 10 की घात -3 मीटर पर सेकंड। मतलब इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल बहुत कम होती है, लेकिन धारा जो है वो किसके, प्रकाश की गति से निकल जाती है, लगभग उसी समय बल्ब ग्लो हो जाता है। ऐसे होता है, लगभग प्रकाश की गति के हिसाब से चलती है। ठीक है, इसका रीजन सिंपल सा है भैया कि उसके पास में इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे कि जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हाथों हाथ बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किसके से काम करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से काम करता है। जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है ना, वो किसकी स्पीड से काम करता है, लाइट की स्पीड से काम करता है। तो लाइट की स्पीड से काम करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स भी बहुत जल्दी लग जाता है। जैसे ही आपने ऑन किया सारे इलेक्ट्रॉनों पे एक साथ फोर्स लगने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पास वाले पे भी उतना ही फोर्स लगा जितना यहाँ पे लग रहा था, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो ये जल्दी से कहाँ से गुजर गया, बल्ब से गुजर गया, बल्ब ग्लो कर गया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि अफवाह चाल कम हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप यहां पर स्विच को ऑन कर देते हो ना, तो जो वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो किसकी स्पीड से, लाइट की स्पीड से मूव करता है, जिसके कारण सभी पे जो फोर्स लगता है वो बहुत जल्दी लग जाता है। सभी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स बहुत जल्दी लग जाता है, तो इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन था उस पर भी फोर्स जल्दी से लग गया, और वो कहां से क्रॉस हो गया, वो बल्ब के फिलामेंट से उसी समय क्रॉस हो गया। क्या हो गई, बल्ब ग्लो कर गया। हाँ, ये पॉसिबल है कि बल्ब जो था वो पहले शायद कम ग्लो कर रहा होगा, 5-10 सेकंड बाद में वो ज़्यादा ग्लो करने लग जाता है। कई बार ऐसा आप देखते हो ना। वो रीज़न क्या है, ये करंट भी तो स्टेडी स्टेट होती है ना, स्टेडी स्टेट बनने में। पहले तो बेचारे कहीं पे भी घूम रहे थे, लेकिन आपने जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया तो सभी को एक डायरेक्शन मिली, है ना। डायरेक्शन मिली तो व्यवस्थित होने में थोड़ा बहुत क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है बच्चों। इस कारण आप ये देख सकते हैं कि शुरुआत वाला ग्लो और 5 या 10 सेकंड वाला ग्लो में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, जो हमें जल्दी से मेजर हम नहीं कर पाते नखनाखों से। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि शुरुआत वाला ग्लो और 5 या 10 सेकंड वाले ग्लो में अंतर होता है बल्ब के में। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये लास्ट वाला पॉइंट जो वो आपको समझ में आया होगा जो मैंने कहा। चलो, हैव अ गुड डे, टेक केयर।